वेरी हाई सो वेरी गुड आफ्टरनून। सो आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले इस वाले चैप्टर में क्या क्या टॉपिक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखना चाहता हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये हमारा चैप्टर 9 है ऑडिट का, सी एंटर ऑडिट का। और सबसे पहले सीक्वेंस में मैंने गवर्नमेंट ऑडिट डाला था, वो मेरा वीडियो 1 था। फिर मैंने लोकल बॉडीज, फिर हमारा एनजीओ, फिर कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एलएलपी। इतने टॉपिक्स, मतलब आप आराम से 6 टॉपिक्स मान के चले। 6 टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज का हमारा टारगेट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत बड़ा टॉपिक है तो कोशिश करूंगा थोड़ा सा फटाफट, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको खत्म करूं। ठीक है, पहले कुछ बैकग्राउंड समझते हैं तो सीधे मैं अपने नोट्स पे लेके आता हूँ। ठीक है, देखिए देखिए ये नोट्स वही हैं जो मैं क्लास में यूज करता हूँ। देखिए ये मिस्टर रवि है, फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर रवि है। मिस्टर रवि हाथ पंखा बनाते हैं, ठीक है, हाथ पंखा। अब वो खुद से बनाते तो डेली वो ज्यादा से ज्यादा 10 पंखा बना सकते हैं। एक पंखा बनाने की कीमत या कॉस्ट 20 रुपए है, बेचते 25 रुपए में। क्योंकि जनरली जो हाथ पंखा होता है वो जनरली गांव इलाके में या जनरली ऐसे इलाके में बिकता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज है। तो डेली का प्रॉफिट उनका 50 रुपए होता है। अब आप खुद सोचो, डेली का प्रॉफिट 50 रुपए है तो महीने का कितना, 1500 रुपए, साल का कितना, 18,000 रुपए। आप खुद सोचो। ऐसे ही उस इलाके में और भी लोग हैं जो सेम काम करते हैं, सेम प्रोफेशन में। फिर क्या किया इन्होंने, इसी परेशानी को, ये होता ना कि आपदा को अवसर में बदला। इन लोग ने फिर क्या किया, इन लोग ने फिर एसोसिएशन बनाया, एक संगठन बनाया। सब लोग जुड़ गए, सब लोग जुड़ गए, सबने कुछ पैसा जोड़ा, फिर से फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपए। सबने कुछ पैसा जोड़ा, से फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपए। मशीन खरीदी, ठीक है। अब मशीन फैन बना रही है। पहले तो ये समझिए, इन लोगों ने एसोसिएशन बनाया और इसी एसोसिएशन को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये वॉलंटरी बनाया, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्यों बनाया है, बिजनेस करने के लिए, चैरिटी करने के लिए नहीं, ये ध्यान रखना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है प्योरली फॉर बिजनेस। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब मशीन खरीदी है तो मशीन ऑब्वियसली डेली प्रोडक्शन 200 करेगी। अच्छा, अब मशीन में एक बेनिफिट और होता है कि हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल जाता है, हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। अब मशीन जो आउटपुट बनाएगी वो अच्छा होगा, कलरफुल होगा, उसका क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो हम सेलिंग प्राइस भी अपनी थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं। अब देखिए हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ गया। डेली प्रोडक्शन 200 हो रहा है, प्रॉफिट 20 रुपए, सीधे 4,000 रुपए। तो ध्यान रखिएगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल होती है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, ये इनके द्वारा है, इनसे है और इनके लिए है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम एक साथ जुड़े, आपस का इंटरेस्ट सेफगार्ड करें और आपस में प्रॉफिट बांटें। एक चीज ध्यान रखना, ये बिजनेस मोटिव होता है, यहाँ पे कोई कोऑपरेटिव या कोई चैरिटी मोटिव नहीं है। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कोट की हुई है, आप थोड़ा सा रिसर्च करना है इसके बारे में। एक है अपना बाजार, ठीक है, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है मुंबई में। एक है अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या करता है, ये मिल्क मैन को डायरेक्टली 59 रुपीज पे करता है। मतलब इन्होंने एलिमिनेट कर दिया मिडिल मैन को। और एक लिज्जत पापड़। तो इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, नॉर्मल क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। चलिए थोड़ी सी बाहर की आवाज को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा आज छुट्टी है तो इस समय घर में साफ सफाई चल रही है। चलिए ठीक है, तो टॉपिक है हमारा ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो सॉरी, देखिए मैंने अभी जस्ट बोला, कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब यहाँ पे लोग अपनी इच्छा से जुड़ रहे हैं, क्यों, टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। ठीक है, पहली बात, हम अपनी इच्छा से जुड़ रहे हैं ताकि हम अपने इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स को पूरा कर सकें। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग खुद से जुड़ते हैं और अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। तो एक चीज आपको समझनी है, यहाँ पे लोग अपनी इच्छा से जुड़ते हैं और कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने रॉ मटेरियल कंट्रीब्यूट कर दिया, किसी ने, किसी के पास कोई पैकेजिंग इक्विपमेंट था वो कंट्रीब्यूट कर दिया, किसी ने मशीन कंट्रीब्यूट कर दिया, इस तरीके से। और जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा, इनके अपने खुद के स्पेशल एक्ट्स हैं।
इनके अपने खुद के कोऑपरेटिव सोसाइटी स्पेशल एक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 4 लोगों ने मिलके एक एसोसिएशन बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसमें से एक बंदा होगा जो मुखिया होगा, मुखिया मतलब जो इस पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब सिंस ये सोसाइटी एक्ट है, तो एक्ट के कुछ फॉर्मेलिटीज होंगे, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होंगे, तो यही रिप्रेजेंटेटिव है जो सारे फॉर्मेलिटीज, सारी लीगैलिटीज को पूरा करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रार। ध्यान रखिएगा, ये इसी को बोलते हैं रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी नहीं है, ये ध्यान रखना है। जहां पे रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी नहीं है, रजिस्ट्रार वो बंदा है, वो रिप्रेजेंटेटिव है जो इस पूरे एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो रजिस्ट्रार ऑडिट करेगा या ऑडिट करवाएगा, पहली चीज। दूसरा, ऑडिट में हम क्या करते हैं, अपने डेट्स को एग्जामिन करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन इंश्योर करते हैं। तीसरी बात, रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो किसी भी समय एट ऑल टाइम्स बुक्स, अकाउंट्स, पेपर्स का एक्सेस ले सकता है और किसी भी ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या बातें हैं, सबसे पहला, रजिस्ट्रार ऑडिट करेगा या ऑडिट करवाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, डेट्स को एग्जामिन करते हैं, एसेट और लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन करते हैं। तीसरी बात, रजिस्ट्रार के पास पावर है कि बुक्स, अकाउंट्स, पेपर का वो एक्सेस कभी भी ले सकता है और किसी भी ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मंगा सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाहर की आवाज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, अपना फोकस पूरा यहाँ रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है। तो चार्टेड अकाउंटेंट नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 क्वालिटी क्या है, गवर्नमेंट डिप्लोमा होना चाहिए कोऑपरेटिव अकाउंट्स में, नंबर 2। नंबर 3 क्या है कि हु हैज सर्व्ड एज एन ऑडिटर इन द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, नंबर 3, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट। नंबर 2, जिसके पास गवर्नमेंट डिप्लोमा है इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स, या नंबर 3, हु हैज सर्व्ड एज एन ऑडिटर इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। ये 3 क्वालिफिकेशन है, इसमें से अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। अपॉइंट कौन करेगा, रजिस्ट्रार, ऑब्वियसली जो मुखिया है वो अपॉइंट करेगा, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये जो ये जो पॉइंट है, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। रजिस्टर्ड सोसाइटी पे एप्लीकेबल नहीं होगी तो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो क्या बोल रहा है कि अगर आप रजिस्टर्ड सोसाइटी के मेंबर नहीं हो, ठीक है, तो फिर आप मैक्स टू मैक्स 20% या फिर 1000 तक की वैल्यू तक का ही शेयर होल्ड कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वाला पॉइंट रजिस्टर्ड सोसाइटी को एप्लीकेबल नहीं है, अदर देन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी है। क्या लिखा हुआ है, अदर देन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो अगर आप इसके मेंबर हो तो आप या तो 20% या फिर 1000 तक के वैल्यू तक का ही शेयर होल्ड कर सकते हो। दूसरी बात, ये वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड सोसाइटी को एप्लीकेबल है। मैंने बोला ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी चाहे तो रजिस्ट्रार के परमिशन से दूसरे रजिस्टर्ड सोसाइटी को लोन दे सकती है। पहली चीज क्या है, देखिए, पहला पहला चीज क्या लिखा है, जनरल जनरल रूल क्या कहता है कि रजिस्टर्ड सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर को लोन देगी और किसी और को लोन नहीं देगी। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रार की परमिशन ली है तो आप दूसरे रजिस्टर्ड सोसाइटी को लोन दे सकते हो। तीसरा भी रजिस्टर्ड सोसाइटी को लेकर ही कवर्ड है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्सक्लूडेड थी, यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रजिस्टर्ड सोसाइटी अपने मेंबर से तो लोन एक्सेप्ट कर सकती है लेकिन किसी और से भी एक्सेप्ट कर सकती है, सब्जेक्ट टू दी कंप्लायंसेस ऑफ बायलॉज। अच्छा, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना फंड कहाँ का इन्वेस्ट करेगी, तो सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में, ठीक है। जो सिक्योरिटी स्पेसिफाइड है सेक्शन 20 में वहां पे, या शेयर सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में, या फिर कोऑपरेटिव बैंक, या फिर कोई और मनी परमिटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब इस पॉइंट को समझने के लिए मैं सीधे आपको नोट्स में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को समझने के लिए मैं आपको सीधे नोट्स में लेके आ रहा हूँ। देखिए, देखिए यहाँ समझिए, देखिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा लिखा जोखा है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट है। तो ये प्रॉफिट बचा, सारा खर्चा निकाले बाद ये प्रॉफिट बचा। अब रूल क्या कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को पहले डिविडेंड देने से पहले कुछ पैसा रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा। देखिए, ये कलेक्शन था, ये सारा पेमेंट था, ठीक है।
तो ये हमारा प्रॉफिट बचा, जो हम अपने मेंबर्स को या अपने ओनर्स को या जैसे भी आप समझते हो उस चीज को हम बांट सकते हैं। बट रूल क्या कहता है कि बांटने से पहले आपको कुछ पैसा रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा। रूल ये कहता है, यही चीज यहाँ पे भी लिखी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33, अ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड और बोनस टू मेंबर्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, चैरिटेबल चैरिटेबल पर्पस का क्या पॉइंट है, फिर मैं आपको नोट्स में लेके आता हूँ। अह, एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड दीजिए। हाँ जी, एक सेकंड रुकिए, बस मैं एक बार नोट ओपन कर लूँ। फाइल बहुत हैवी हो गई थी तो इसलिए अह, आज वाले मेरी रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी। छुट्टी का दिन होता है, सब छुट्टी पे चले जाते हैं। लाइट भी छुट्टी पे चली गई। बस एक सेकंड दीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि देखिए, रिजर्व फंड में तो आप डालोगे, ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले रिजर्व फंड में डालना है, लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है कि डिविडेंड देने से पहले एक चीज और करनी है। आप चाहो तो इसके बाद जो पैसा बच रहा है ना, मतलब ये वाला, इसमें का भी 10%, अप टू 10% आप चैरिटेबल फंड में भी डाल सकते हो। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। देखिए, ये आपका कलेक्शन था, ये आपका खर्चा था, ये आपका बचा प्रॉफिट। ठीक है, फिर आप रिजर्व फंड में पैसा डालोगे, समझा दिया मैंने आपको। इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है ना, इसका अप टू 10% आप चैरिटेबल फंड में डाल सकते हो। अब उसके पास जो पैसा बचा है, वो आप डिविडेंड या बोनस दे सकते हो। ठीक है, तो बेचारे मेंबर्स को भी कितना ज्यादा होता है ना कि मतलब लास्ट में जो बचा होगा वो मिलेगा फिर। ये है पूरा। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है कि रजिस्टर्ड सोसाइटी में विद द सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार कंट्रीब्यूट एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर द कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। ठीक है, अब रिजर्व फंड का क्या करेंगे यूज? तो रिजर्व फंड हम अपने वर्किंग कैपिटल में यूज कर सकते हैं, प्रोविजन ऑफ द एक्ट में कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने ही ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए खर्च कर सकते हैं। अब हम एजुकेशन फंड में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। जैसे अभी जो हमने पढ़ा, ये क्या था, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था, मतलब प्रॉफिट होने के बाद हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे या एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट से पहले। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे बोल रहा है कि आप एजुकेशन फंड में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और ये आपका चार्ज ऑन प्रॉफिट है, नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा, अब फटाफट कुछ स्पेशल फीचर्स करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आज डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो फटाफट करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, एक सेकंड में देखूं एक बार रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं अच्छे से। आ, हम्म,
मैंने आज सोच रखा था रिकॉर्डिंग करनी है, चाहे कितना भी डिस्टरबेंस होगा रिकॉर्डिंग करनी है। चलो रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अब स्पेशल फीचर्स है, सुन लीजिए। सबसे पहला, एक ऑडिटर क्या करेगा, ओवरड्यू डेट्स को एग्जामिन करेगा और एजिंग बनाएगा। एजिंग का मतलब क्या होता है कि अप टू 6 मंथ के कितने पुराने डेटर हैं उसकी अलग लिस्ट, 6 मंथ टू 5 years उसकी अलग लिस्ट, फिर मोर देन 5 years, फिर उसके हिसाब से वो अपना चेक करेगा कि प्रॉपर प्रोविजनिंग क्लाइंट ने बनाया है नहीं बनाया है, किस पे क्या एक्शन लेना है। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी, अगर आपने इस पे इंटरेस्ट एक्रू किया होगा, इस पे अगर कोई इंटरेस्ट आपने एक्रू किया होगा तो वो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट से। जैसे आपने पढ़ा होगा बैंक ऑडिट में कि अगर परफॉर्मिंग एसेट है तो आप एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो, और अगर एनपीए है तो कैश बेसिस पे। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ओवरड्यू डेट्स हैं तो ऐसे केस में उस पे लगा हुआ इंटरेस्ट आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगा। अच्छा, फिर कभी-कभी क्या होता है ना, लोग क्लाइंट बहुत ज़्यादा अनशन बैड डेट्स चार्ज कर लेते हैं, ठीक है? प्रॉफिट कम करने के लिए बैड डेट्स चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि बैड डेट्स आप तभी चार्ज करोगे जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको बैड सर्टिफाई कर दिया है, तभी आप उसको एज़ एन एक्सपेंस मान सकते हो, ठीक है? तो पहली चीज़ क्या बोल रहा है कि आपको ओवरड्यू डेट्स को एग्ज़ामिन करना है, मतलब एजिंग बनानी है, सिंपल सी एजिंग बनानी है। फिर जो उस पे इंटरेस्ट आपने लगाया होगा वो आपको एक्सक्लूड करना है प्रॉफिट निकालते समय। फिर आप वही बैड डेट को एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्टिफाई किया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एसेट लाइबिलिटीज का आप वैल्यूएशन करोगे, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, तो उसमें उसकी एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, वो सब चीज़ें हैं। फिर आप ये इंश्योर करोगे कि जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कोई इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं है, तो उसको आप रिपोर्ट करोगे। इन्फ्रिंजमेंट मतलब कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। उसके बाद आप मेंबर्स का रजिस्टर चेक करोगे और उनकी पासबुक चेक करोगे। देखो, पासबुक चेक करने से क्या होगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि सोसाइटी और मेंबर के बीच में क्या लेन देन हुआ है, ठीक है, कहीं कोई लोन या कोई बोरोइंग, ठीक है, या कोई इंटरेस्ट या कुछ भी, तो वो लेन देन आपको समझ में आएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि रिगार्डिंग द लोन गिवन या फिर रीपेमेंट, तो वो आप एग्जामिन करोगे, उसको वेरिफिकेशन करोगे, ठीक है। अच्छा, स्पेशल रिपोर्ट, तो आपको रजिस्ट्रार को स्पेशल रिपोर्ट देना पड़ेगा इन सारे केसेस में। पहला, कि अगर कोई पर्सनल प्रॉफिटेरिंग का केस है, किसी मेंबर्स के द्वारा कोई पर्सनल प्रॉफिटेरिंग का केस है, मतलब आपको दिख रहा है कि मेंबर्स यहाँ पे सिर्फ अपना ही फायदा देख रहा है। दूसरा, कोई डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का कुछ केस है, या कोई मिसमैनेजमेंट का केस है, या कोई हो सकता है कोऑपरेटिव बैंक है तो उसने अपने रिलेटेड पार्टी को डिसप्रपोर्शनल एडवांस दे दिया। डिसप्रपोर्शनल एडवांस मतलब जरूरत से ज्यादा एडवांस दे दिया बिना किसी कार्रवाई के, ठीक है। तो अगर ये 4 केसेस हैं तो आप रजिस्ट्रार को स्पेशल रिपोर्ट करोगे। पहला, पर्सनल प्रॉफिटेरिंग, मतलब आपको दिख रहा है, आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेंबर्स सेल्फिश इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, वो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। फ्रॉड आपको डिटेक्ट होता है, मिसमैनेजमेंट आपको डिटेक्ट होता है, या फिर वो कोऑपरेटिव बैंक है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वैसे कोऑपरेटिव बैंक होती है, तो उसने जरूरत से ज्यादा लोन अपने रिलेटेड पार्टीज को या वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप को दे दिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में स्पेशल रिपोर्ट करोगे, इसमें क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप ऑडिट करने के बाद ग्रेडिंग करोगे, उस सोसाइटी को ग्रेड दोगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आफ्टर जजमेंट ऑफ एन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑडिटर हैज टू अवॉर्ड अ क्लास। क्लास का मतलब होता है ग्रेड। तो ऑडिट होने के बाद फिर आप ग्रेडिंग करोगे। उसके बाद फिर ऑडिट होने के बाद आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट का डिस्कशन करोगे मैनेजिंग कमेटी के साथ, ठीक है। ये सारी चीजें खत्म हो गया। तो एक बार मल्टी स्टेट नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिस्कशन खत्म हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा है तो मल्टी स्टेट सोसाइटी को नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए, ओके।